हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और पेपर सोल्व करते हैं जो कि पीएमसी केंद्रीय विद्यालय ने सेट किया है। बेसिकली स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पीरियडिक टेस्ट 1 स्टार्ट हो चुके हैं। किसी भी स्कूल से हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने जो क्वेश्चन है मेरे देखे हुए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे। बेसिकली हमारा मोटिव होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टच करना, या कॉन्सेप्ट्स कह लो आप, कि वो हम रिवाइज कर पाएँ। पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाता है और पेपर को सोल्व करने की अप्रोच समझ में आती है कि पेपर को सोल्व कैसे करना है, क्या हमारे दिमाग में चलता रहना चाहिए। ये कब होता है? जब आप मेंटर के साथ, किसी टीचर के साथ पेपर को सोल्व करते हो। और मॉक टेस्ट कितने ज़रूरी है ये आपको पता ही है, आपने पहले पेपर को सोल्व करके देख रखा है। ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है ये उन बच्चों के लिए जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। जो रेगुलर देखते हैं उनको पता ही है कि हम क्वेश्चन पेपर क्यों सोल्व करते हैं, इससे हमारा कितना फ़ायदा होता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास 7 का सोशल साइंस का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं हम, जो कि पीरियडिक टेस्ट 1 के लिए डिज़ाइन किया गया है 2026-27 के लिए। और आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है। पहले 10 क्वेश्चन एक नंबर के होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर इज नोन एज द वाटर टावर ऑफ एशिया। देखो, वाटर टावर ऑफ एशिया, एशिया का वाटर टावर किसको बोला जाता है? अब देखो, वाटर और टावर, टावर मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ जो ऊंचाई पर हो, जो इतनी ऊंचाई पर हो और वहाँ से क्या आ रहा हो, पानी आ रहा हो। तो पानी ऊपर से कौन सा ऐसा सोर्स है जहाँ से पानी आ रहा है ऊपर से, और वो भी पूरे एशिया को दे रहा है वो पानी। तो ऐसे सबसे बड़े ग्लेशियर कहाँ पर है? एशिया के माउंटेन्स। कौन से माउंटेन? हिमालयाज में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो हिमालयाज आर दी वाटर टावर ऑफ एशिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हिमालयाज में दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। सिर्फ अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद इन ग्लेशियर्स में बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फ्रोजन वाटर स्टोर्ड है, जहाँ से हमें पिघलकर पानी मिलता है। इंडिया की सबसे बड़ी नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी जैसी नदियाँ वहीं से बनती हैं। ये नदियाँ पूरे नॉर्थ इंडिया को पानी देती है, बिल्कुल जैसे एक वाटर टावर शहर को पानी देता है। हिमालयाज पूरे एशिया को पानी देने का काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या कहलाते हैं? वाटर टावर ऑफ एशिया। Himalayas are known as the water tower of Asia because they contain the largest glaciers outside the polar regions. These glaciers are the source of major rivers like the Ganga, Yamuna, Brahmaputra and Indus, which provide water to millions of across Asia. Clear? Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Which instrument is used to measure the amount of rainfall? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो रेनफॉल के पानी को अमाउंट करता है? रेनफॉल के जो अमाउंट है, कितना रेनफॉल हुआ, उसको काउंट करता है। तो रेनफॉल मापने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है। ठीक है, मेजर रेनफॉल। वेदर मापने के कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर होता है। ठीक है, थर्मामीटर होता है, बैरोमीटर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है, ह्यूमिडिटी को नापने के लिए। ठीक है, रेन गोज होता है रेनफॉल को नापने के लिए। तो रेन गोज आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। वर्षा मापी हिंदी में लिखा हुआ समझ में आता है तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है, रेन गोज एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जो बारिश का पानी कलेक्ट करता है और मिलीमीटर्स में मेजर करता है कि कितनी मिलीमीटर बारिश पड़ी। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द 16 महाजनपदाज? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक था? आपके ऑप्शंस क्या हैं? मगध, विजयनगर, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर। तो आपको पता होना चाहिए कि मगध जो बिहार में पड़ता है, बाद में मौर्य एम्पायर का सेंटर बना, ये किस में था? ये बेसिकली मगध 16 महाजनपदों में से एक था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो लगभग 600 BCE में इंडिया में 16 बड़े महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे, ऐसे अलग अलग राज्य थे बड़े बड़े। इन्हें महाजनपदाज कहते थे। महा का मतलब ग्रेट हो गया और जनपद का मतलब टेरिटरी ऑफ पीपल हो गया, जहाँ पर लोग रहते हैं। कोसल अयोध्या के पास था, अवंती मध्य प्रदेश का नाम था, वज्जी बिहार नॉर्थ गंगा का एरिया था, और मगध 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, बाकी जैसे विजयनगर की बात करें तो ये मिडिवल पीरियड का एम्पायर है, और दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर तो बाद की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विच सिटी बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन ऑन द गंगा रिवर? गंगा रिवर की लोकेशन, गंगा रिवर पर एक ऐसी लोकेशन पर एक सिटी थी जो बाद में बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, मतलब व्यापार का एक ऐसा केंद्र बन गया
गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण कौन सा नगर व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बना? तो इसका आंसर ऑप्शन है आपके पास ए पाटलिपुत्र, बी जयपुर, सी पणजी पणजी और डी शिलोंग। तो आपका आंसर क्या होगा? पहली बात तो शिलोंग और पणजी और जयपुर आप अलग कर दोगे क्योंकि ये गंगा के किनारे नहीं है, बचा पाटलिपुत्र और पणजी। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर, मगध किंगडम जो था उसकी ये कैपिटल भी थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका। एंशियंट इंडिया में नदियाँ ट्रेड रूट्स की तरह काम करती थी। लोग इधर से उधर जो जाते थे कोई सामान लेकर नदियों के रास्ते से जाते थे। गंगा नदी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट थी। पाटलिपुत्र आज का जो पटना बिहार का हिस्सा है, गंगा नदी के किनारे, इसकी लोकेशन इतनी परफेक्ट थी कि पानी की सप्लाई हमेशा मिलती थी। बोट्स और शिप से गुड्स ट्रांसपोर्ट करे जाते थे। नॉर्थ इंडिया के कई रीजन से कनेक्टेड था ये हिस्सा, और यही बाद में चलकर मौर्य एम्पायर की कैपिटल भी बना। ठीक है, जो इतना समृद्ध हिस्सा था, आज वो देश का सबसे बेकार हिस्सों में से एक है बिहार। आज वो देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है बिहार। ठीक है, और कभी के टाइम पर ये सबसे आधुनिक एरिया हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डज द किंग और क्वीन इनहेरिट पावर? तो किस शासन व्यवस्था में राजा या रानी को शासन की शक्ति वंशानुगत रूप से प्राप्त होती थी? मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ये किस तरह की गवर्नमेंट का हिस्सा था? तो डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है। लोकतंत्र में तो वोट डलती हैं, जैसे आज के टाइम पर कौन सा राज्य किस तरह की सरकार है? डेमोक्रेटिक सरकार है। डिक्टेटरशिप होती है, तानाशाही, जिसमें जोर जबरदस्ती करके राजा बना जाता है। मोनार्की होती है, राजतंत्र, और रिपब्लिक होता है गणराज्य। तो इसका आंसर क्या होगा आपको? क्योंकि राजा का बेटा राजा बनता है तो राजतंत्र चलता है, जिसमें राजा का बेटा राजा होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इसको क्या बोलते हैं? मोनार्की। ठीक है, और रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है इलेक्टेड लीडर्स। तो हमारे यहाँ क्या है? इलेक्टेड लीडर्स बनते हैं, उसके बाद आप प्राइम लीडर को चुनते हो। रिपब्लिक का मतलब होता है एक प्रेसिडेंट को चुन लिया गया, फिर प्रेसिडेंट ही सब चीज़ें चुनेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल? यहाँ पर कौन सा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है भारत में? नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न घाट्स और थार डेजर्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट्स जो हमारे हैं, जैसे ये भारत का मैप कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हमारे क्या है? वेस्टर्न घाट्स हैं, ये पूरे इस तरफ, ये वेस्ट आ गया, ये नॉर्थ आ गया, ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हमारे इस तरफ वेस्टर्न घाट से सारे, यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा रेनफॉल पड़ती है। वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। क्या पड़ती है? हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट वाइल स्टडीइंग वेदर? तो मौसम का अध्ययन करते समय आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी क्यों महत्वपूर्ण होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, अच्छा, इट टेल्स, ऑप्शन ए है कि इट टेल्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, इट मेजर्स विंड स्पीड। तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर वेपर कितने हैं वो हमें बताता है। इट मेजर्स रेनफॉल, इट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किस चीज़ के लिए यूज होता है? तो आपका आंसर होगा सिंपल, इट टेल्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। देखो, ह्यूमिडिटी का मतलब ही ये होता है कि हवा में कितना पानी की मात्रा है। पानी मतलब वाटर वेपर की मात्रा है, ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ, ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर। हाई ह्यूमिडिटी कह लो तो रेन हो जाती है, लो ह्यूमिडिटी होगी तो ड्राई कंडीशन हो जाती है। मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर, किससे मेजर किया जाता है? हाइग्रोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ वेदर। वेदर का एक, कई सारों में से कोई एक एलिमेंट है ये जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच मौर्यन रूलर इशूड एडिक्ट्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म? तो धम्म का संदेश फैलाने के लिए शिलालेख जारी करने वाले मौर्य शासक कौन थे? तो बेसिकली आप ये देखो कि जो एडिक्ट्स होता है वो होता है शिलालेख। शिलालेख मतलब स्टोन्स या पिलर्स पर लिखे हुए संदेश होते थे। ये आपका पिलर हो गया, और इस पर ऐसे लिखा रहता था,
ठीक है, स्क्रिप्चर्स रहते थे इस पर। ये आपका पिलर हो गया, इस पर पत्थर के पिलर्स पर लिखा रहता था, स्क्रिप्चर्स लिखे, शिलालेख कहते थे इनको, ठीक है, स्टोन से पिलर्स पर लिखे हुए संदेश जो होते थे। तो धम्म जो अशोक की मोरल टीचिंग्स थी, ये किसका काम था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो अशोक मौर्यन एम्पायर का सबसे फेमस रूलर था। जो अशोका थे मौर्यन एम्पायर के सबसे फेमस रूलर थे। कलिंगा वॉर के बाद अशोक ने बहुत ही दुख महसूस किया, जिसके बाद इस युद्ध में क्या हुआ था, कलिंगा वॉर में लाखों लोग मर गए थे, ठीक है, वॉर में काफ़ी लोग मर गए थे, जिसके बाद इनको दुख महसूस हुआ था, जिसके बाद इन्होंने संदेश दिया था। तो उन्होंने वॉर करने के बाद संदेश दिया और क्या अपनाया था, बुद्धिज्म धर्म अपना लिया था। तो उन्होंने धम्म का संदेश दिया था, जिसमें था अहिंसा, सत्य, पेरेंट्स का आदर करना, गरीब लोगों की मदद करना। और ये कहीं पर थे, पत्थरों पर और पिलर्स पर लिखवाया गया था इनके द्वारा, ठीक है, ताकि सब लोग पढ़ सकें। तो ये पहले पिलर्स गड़वा दिए जाते थे इन पर लिखकर। तो ये किसके काल में हुआ था, अशोक के काल में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, असर्शन स्टेटमेंट आपके सामने, रीजन देखेंगे इसका। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें लिखा होगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है रीजन जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन देता है। फिर बी होगा दोनों सही है लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता, आर ए की। फिर दोनों होगा कि ए सही है आर गलत है, और लास्ट में होगा ए गलत है आर सही है। तो स्टेटमेंट है कि अर्ली सिटीज डेवलप्ड नियर रिवर्स, जो प्रारंभिक नगर होते थे और नदियों के किनारे विकसित हुआ करते थे। ये बात अपने आप में क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा होगा पाटलिपुत्र गंगा के किनारे था, तक्षशिला वो भी नदी के किनारे था, वाराणसी गंगा के किनारे था, सब नदियों के किनारे शुरुआती नगर हुआ करते थे। रीजन देखते हैं क्या दिया है इसने, कि रिवर्स प्रोवाइडेड वाटर, फर्टाइल लैंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, नदियाँ जल, उपजाऊ भूमि तथा परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। तो ये भी सही है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है ए की। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। क्लियर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, जिसमें असर्शन क्या कहता है कि एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बिल्कुल सही बात है ये, और यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है तथा न्याय सुनिश्चित करती है। ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपका आंसर यहाँ पर भी ए हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राइट एनी 2 ways in which the Himalayas influence the life of people in India। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट आपको लिखने होंगे। तो 2 वे लिखने हैं आपको जिसमें हिमालय इन्फ्लुएंस करते हैं लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया। कैसे हिमालय के द्वारा, हिमालयाज जो हैं उनके द्वारा भारतीय लोगों की जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ये आपको लिखना है। तो मान लो आप एक रीज़न लिखते हो कि अंडरस्टैंड रिवर्स एंड वाटर, ये कैसे, और क्लाइमेट प्रोटेक्शन, ये 2 चीज़ें हम देखेंगे। मैं लिख लेता हूँ फिर डायरेक्ट हूँ। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, हमारे काफ़ी सारे मोड हो सकते हैं। देखो हिमालय सिर्फ एक माउंटेन्स नहीं है, ये इंडिया की ज़िंदगी है बेसिकली। तो रिवर्स, देखो रिवर्स एंड वाटर देते हैं हमें, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट प्रोटेक्शन हो गई, क्लाइमेट प्रोटेक्शन के अलावा डिफेंस सिस्टम काम करता है अच्छे से, डिफेंस की काफ़ी मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा टूरिज्म और रिसोर्सेज हो गए, और इनके अलावा लास्ट अगर देखो तो आप आंसर क्या लिखोगे कि रिसोर्सेज ऑफ रिवर्स, रिसोर्सेज सोर्स ऑफ रिवर्स हैं ये, और मेन क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये 2 पॉइंट लिखोगे, ये आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली सोर्स ऑफ रिवर है हमारा, हमें पता ही है, water tower of Asia, the glacier of the Himalayas are the source of major rivers like the Ganga, Yamuna, Brahmaputra. These rivers provide water for drinking, irrigation and agriculture to millions of people. Clear? और इसी के साथ साथ ये क्या करता है, हिमालयाज क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है। कैसे, ये एक्ट एज अ बैरियर एंड प्रोटेक्ट करता है इंडिया को, किससे, ठंडी हवाओं से, बहुत बर्फीली हवाओं से, सेंट्रल एशिया को बचाता है विंटर से। दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग मानसून विंड्स। तो ये हमें हेल्प करता है, जैसे इधर से मानसून आया, ये हिमालयाज हैं, ठीक है, इनकी एक तरह से एक वॉल बन गई, ठीक है, पूरी। तो इधर से जब ट्रैवल करके मानसून आया तो वो ट्रैप हो जाता है और वो इस एरिया में, इस जोन में रुक जाता है, तो बारिश करता है वो,
जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। और बात करें इस तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं की, जिससे कि फसल ख़राब हो सकती है, ब्रीजर चलती है, बहुत ठंडी कोल्ड हवाएं चलती है, विंटर लंबी हो जाती। अगर हिमालय नहीं होते तो यहाँ पर बहुत ठंड हुआ करती। तो इस रीजन को ठंडी बर्फीली हवाओं से और बाकी चीज़ों से बचाता है जो नॉर्थ की तरफ से आती है। तो हिमालय ऐसे ग्रेट वर्क करता है। क्लियर। और बात रही लास्ट की विंड्स कॉजिंग हैवी रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख सकते हो। क्लियर। इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। 11th हो गया हमारा। स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ वेदर फोरकास्ट। तो वेदर का फोरकास्ट जो होता है, वेदर के बारे में जो बताया जाता है हमें, मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं, मौसम विभाग, वो पहले ही हमें बता देता है कि आने वाले मौसम कैसा होने वाला है। उसके 2 फायदे बताओ, ये आपसे कहा गया है। तो बेसिकली आपके कौन से 2 फायदे होंगे? देखो, हेल्प करता है फार्मर्स को, इट हेल्प्स फार्मर्स, ठीक है, और हेल्प्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो फार्मर को कैसे हेल्प करता है? बेसिकली वेदर फोरकास्ट हेल्प फार्मर डिसाइडेड व्हेन टू सो सीड्स, कब उन्हें बोने चाहिए जो बीज हैं, कब इरिगेट करना, फील्ड को कब इरिगेट करना चाहिए, कब क्रॉप को हार्वेस्ट करना चाहिए। इफ़ हैवी रेन और ड्रॉट इज प्रिडिक्टेड फार्मर्स कैन टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस। तो अगर पता चल जाए कि कल बारिश होने वाली है, 3 दिन बाद बारिश होने वाली है, तो ज़्यादा मेजर काम वो नहीं करेंगे, रुक जाएंगे, या फिर अगर नुकसान है बारिश होने से तो वो पहले ही वो काम कर लेंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम ऐसा होता है कि फोरकास्ट हमें पहले ही, वेदर का जो फोरकास्ट हो गया, मतलब प्रिडिक्टेबल जो इन्फॉर्मेशन है वेदर की, वो हमें अगर पहले ही पता चल जाए तो पीपल क्या हो जाते हैं, साइक्लोन, फ्लड जैसी चीज़ों से बचने के लिए, स्टॉर्म जैसी चीज़ों से बचने के लिए पहले ही एडवांस तैयार हो जाते हैं। दिस हेल्प्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ इवैक्यूएट पीपल एंड सेव लाइव्स। जिससे पता चलता है जो अथॉरिटीज़ होती है ना, वो बाहर लोगों को बाहर निकालने में, कहीं फंसे हुए लोग होते हैं बाद में ना फंस जाएं, उससे पहले ही उस जगह को खाली करा दिया जाता है कि भाई टोर्नेडो जो होता है वो यहाँ से होके जाएगा। टोर्नेडो ऐसे ही तो होता है, वो तैरता है एक तरफ को, ऊपर से चलता है और ऐसे चलता रहता है। ये आपकी घर बने रहते हैं नीचे, और वो बहुत बड़ा टोर्नेडो होता है। फिर पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर घर टूटने वाला है, इससे अच्छा है पहले यहाँ के लोगों को निकाल दो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर द राइज ऑफ मगध एज अ पावरफुल किंगडम। तो जो मगध था 16 जनपदों में से एक, वो पावरफुल किंगडम बना, इसका 2 रीजंस बताओ क्यों बना वो। तो बेसिकली 2 रीजंस बताने हैं हमें। तो एक तो रीज़न है कि जोग्राफिकल एडवांटेज मिली उसे बहुत, और दूसरी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन। उस टाइम पर आयरन की बहुत अवेलेबिलिटी हुई थी। अब कैसे? देखो, मगध सबसे पावरफुल महाजनपद कैसे बना, इसके लिए मैं आपको टेक्स्ट देता हूँ, जिसके बाद आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे हम। अब शायद बेटर आवाज़ आ रही होगी। तो देखो 2 रीजंस क्या है। 2 रीजन से पहले देख लेते हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। जो पूछा गया है कि 2 रीज़न बताने हैं आपको क्यों मगधा एक बहुत पावरफुल एम्पायर के रूप में देखा जाता था, किंगडम के रूप में देखा जाता था। देखो, एक तो ये है कि ज्योग्राफिक एडवांटेजेस बहुत थी, गंगा और सोन नदियों के संगम पर बना था, ट्रेड और डिफेंस दोनों के लिए परफेक्ट था, आयरन रिसोर्सेज, मगधा के पास आयरन और की खान थी, और इससे स्ट्रॉन्ग वेपन्स और टूल्स बनते थे। बाकी किंगडम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी थी इनकी। ठीक है, एबल रूलर्स थे, बिम्बसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे बड़े बड़े जो रूलर के पास बहुत तगड़े दिमाग थे, जैसे स्ट्रॉन्ग रूलर्स मिले इन्हें। ठीक है, एलिफेंट्स की बात करें तो मगधा की आर्मी में बहुत हाथी थे। एंशंट वॉरफेयर में हाथियों का बड़ा रोल होता था। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव था। और क्या था? और ये था, और आंसर में क्या लिखोगे आप? द 2 मेन रीजंस। 2 मेन रीजंस आर ज्योग्राफिकल एडवांटेज और अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन। ये 2 मेन रीजन थे। मगधा वॉज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक गंगा, सोन। दिस गेव इट कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज। ये आप लिखोगे आंसर में। और मगधा हैड एक्सेस टू रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और नियर बाय।
उसके आसपास क्षेत्र में आयरन और बहुत ज़्यादा मिलता था, तो खादानें थी जिसकी वजह से खानों से आयरन निकलता था, वो उनको बेचते थे और अमीर हो जाते थे, तो पावरफुल बन जाते थे। दिस हेल्प्ड इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग वेपन्स एंड टूल्स, गिविंग इट्स आर्मी अ ग्रेट मिलिट्री एडवांटेज ओवर नेबरिंग किंगडम्स। तो आसपास के जो किंगडम्स थे उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी आर्मी हो जाती थी, क्योंकि इनके पास लोहा बहुत आसपास मिलता था। ठीक है, वो खानों से लोहा निकाल कर अपने अस्त्र शस्त्र बनाते थे। क्लियर, 13th कवर हो गया। और पार्ट देखते हैं 13th का। राइट एनी 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एम्परर अशोक। तो एम्परर अशोक जो थे, अशोक राजा जो था, उनके 2 आपको कॉन्ट्रीब्यूशन लिखने हैं। उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था अपने, मतलब एक तरह से कह लो समाज में। कॉन्ट्रीब्यूशन समाज में ही होता है। ठीक है, तो इसको हम छोटा करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन। पहला कॉन्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं कि स्प्रेड ऑफ धम्मा। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखेंगे कि अशोका प्रोमोटेड द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, फिर से याद दिला दूं, जब भी मैं कुछ लिखता रहता हूं तो तुम बोर हो जाते हो। उससे बेहतर है कि तुम कॉपी पेन लो, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वो रिपीटेडली लिखो, जिससे कि तुम्हें याद हो जाए वो। ठीक है, नॉन वायलेंस को सपोर्ट किया उन्होंने। किसके बाद, अच्छा ये आयरनी देखो, पहले खुद एक बहुत बड़ा वॉर लड़ा, उसमें लोग मरे, फिर उसके बाद नॉन वायलेंस को सपोर्ट किया। ठीक है, नॉन वायलेंस, ट्रूथ को सपोर्ट किया बाद में। उसके बाद कंपैशन, रिस्पेक्ट को इनको बढ़ावा दिया। रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, इन्होंने क्या स्प्रेड किया, ही स्प्रेड दीज टीचिंग्स। कौन सी टीचिंग्स, थ्रू रॉक एडिट्स, शिलालेख जो लिखे थे पत्थरों पर, और एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस अक्रॉस हिज एम्पायर, एंड पिलर इंस्क्रिप्शन अक्रॉस हिज एम्पायर। क्लियर। और इसके बाद नहीं, हमें वो चाहिए था जिससे लाइन आ जाती है। मैं लिखता हूं तो लाइन नहीं है, इससे भी क्या, इससे देखते हैं आती है क्या। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता था, स्प्रेड ऑफ धम्मा हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, इसमें हम चूज कर लेते हैं ग्रीन इसमें नहीं है, ये पकड़ लेते हैं, ये नहीं चलेगा, पिंक कर लेते हैं ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया आपका वेलफेयर वर्क्स। ठीक है, वेलफेयर वर्क्स में क्या आ गया, ये बिल्ट अशोका बिल्ट रोड्स, इसके बाद रेस्ट हाउसेस, इसके बाद कर लो आप धर्मशाला जिनको बोलते हैं, एंड हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड animals. He also planted trees along roads. ठीक है, and dug wells for travels. For ट्रेवलर्स। क्लियर, शोइंग हिज कंसर्न फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए उन्होंने काम किया। तो ये 2 कंट्रीब्यूशन हुए, वेलफेयर वर्क्स करे, स्प्रेड ऑफ धम्मा किया। ये आप लिखोगे इसमें और पार्ट में, अब कोई भी आप चूज करो। इससे हमने 2 कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है और इसके 2 फीचर बताने हैं आपको। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, देखो डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। 2 तरह की कौन सी होती है डेमोक्रेसी, एक
एक डायरेक्ट और एक होती है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव होगी, एक डायरेक्ट होगी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है सब लोग सीधा वोट करके फैसला लेते हैं, ये सिर्फ छोटे ग्रुप्स में पॉसिबल है, जैसे एंशिएंट ग्रीक सिटी जो थी उनमें पॉसिबल था। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पॉसिबल है आज के भारत में। जो भारत में डेमोक्रेसी है वो कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव। इतने लोग होते हैं कि सब एक साथ फैसला नहीं ले सकते, तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जैसे हम चुनते हैं, उसके बाद वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्राइम लीडर को चुनते हैं। जैसे आज हमारे देश में प्रधानमंत्री के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, हम अपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सांसद को चुनते हैं, जो कि आगे चलकर अपनी सरकार के हिसाब से वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव उनकी तरफ से होते हैं, फैसला लेते हैं। इंडिया में हम एमपीज और एमएलए चुनते हैं, उसके बाद आगे वो चुनते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अब आपको क्या बताना है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है क्या? बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इन विच, लिखो, साथ में लिखो, पेपर देना है नहीं देना है, सिर्फ ये जो सुनना है क्या बताना है क्या नहीं, लिखना भी तो आना चाहिए। इन विच द पीपल डू नॉट डायरेक्टली, पीपल डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, instead they elect their representatives who make decisions and govern on their behalf. क्लियर? टू फीचर्स क्या होंगे? टू फीचर्स में आ गया आपका कि एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, ठीक है। इसमें आप लिखोगे कि सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट, ठीक है, और इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड elect their representatives periodically through free, fair and regular elections. क्लियर? दूसरा पार्ट क्या होगा? दूसरा फीचर क्या होगा? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जिसमें कि हम सब रूल के मुताबिक चलेंगे। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट वर्क विद इन द फ्रेमवर्क। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मस्ट वर्क अंडर और विद इन द फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ अ Constitution and are accountable to the people who elected them. ठीक है, ये आप लिखोगे। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या हुई? इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, इसमें इलेक्शन होते हैं। इंडिया में एग्जाम्पल है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, एमपीज एमएलए चुने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। देखते हैं 14th का और पार्ट क्या कहता है। डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सेम क्वेश्चन है ऑन एनी 2 पॉइंट्स। तो इसमें सेम चीज़ है, आप ये 2 पॉइंट तो इसके लिख ही दोगे। इसके अलावा जब आपको, एक सेकेंड,
एक पेज और ऐड कर लेते हैं। तो आपको ये 2 पॉइंट तो लिखने ही है। अब मैं आपको अगर 2 पॉइंट और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिखवा दूं तो डिफरेंशिएट भी कर लोगे। अब इसको मैं छोटे तरीके से दिखाऊं आपको करके, तो वो ये होगा कि बेसिस, ठीक है, बेसिस हो गया आपका, किस बेस पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डायरेक्ट होगी डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव होगी, ठीक है। इसके बाद बेसिस क्या है, पार्टिसिपेशन, और दूसरा बेस हो गया सुटेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद मेन पॉइंट्स क्या है डिफरेंशिएट करने के, सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट, डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजंस, क्लियर। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली नहीं होते, तो सिटीजन्स आर इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। सिटीजन्स क्या करते हैं, इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक डिसीजंस, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, जो चुने जाते हैं आम लोगों के द्वारा, मैंने वोट दी, आपने वोट दी, और हमने मिलकर अपना एक एमपी बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, तो हमारे बिहाफ पर जो हमने इलेक्ट किया इंसान, वो हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेगा आगे, ठीक है। सुटेबिलिटी की बात करें तो सुटेबल फॉर स्मॉल कम्युनिटीज, ठीक है। और यहाँ पर सुटेबल फॉर लार्ज कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन, फॉर लार्ज कंट्रीज विद large population like India, क्लियर। यहाँ पे हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन आपके सामने है। तो एक्सप्लेन करने हैं एनी 3 फैक्टर्स दैट हेल्प द मौर्य एम्पायर बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में मौर्य एम्पायर को क्यों, कैसे, आपको फैक्टर लिखने हैं, क्यों मौर्य एम्पायर एंशिएंट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एम्पायर बन गया था, ठीक है, क्यों इतनी दूर तक फैल गया था, वो पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो वो पॉइंट्स कौन से होंगे, तो देखो, मौर्य एम्पायर इंडिया का पहला बड़ा एम्पायर था जो एक साथ इतने बड़े हिस्से को मतलब यूनाइट किया था, ठीक है। भारत का आज नक्शा मान लो ये है, इस तरह का कुछ आज हमारा भारत है, ठीक है। अब उस टाइम पर मौर्य एम्पायर कितना फैल गया था, वो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, पर ये मैं डॉट डॉट करके बता रहा हूँ। ये इतना हिस्सा था, और यहाँ पर भी कुछ एम्पायर्स थे जो इसमें इंक्लूड कर दिए थे। तो इतना बड़ा हिस्सा, आज से भी बड़ा हिस्सा कवर कर लिया था किसने, मौर्य एम्पायर ने, पूरे भारत को कवर कर लिया था। क्यों, उसके 2 फैक्टर बताने हैं आपको। एक फैक्टर तो ये था कि वो स्ट्रॉन्ग फाउंडर था, एडवाइजर उसके अच्छे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की हेल्प से नंद डायनेस्टी को हटाकर मौर्य डायनेस्टी बनाई थी। कौटिल्य की बुक में, अर्थशास्त्र नाम की बुक में, एडमिनिस्ट्रेशन की टिप्स भी दी गई हैं जिनको यूज़ किया गया था। दूसरा फैक्टर ये था स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, और तीसरा फैक्टर ये था कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, राज्य प्रणाली बहुत अच्छी थी जो काम करती थी। फोर्थ फैक्टर कह सकते हो आप अशोकास एक्सपेंशन प्लस धम्मा, जो उन्होंने रीजन जीतने पर धर्म अपनाया था, तो उसके जो एक तरह से कह लो आप प्रचार किया था, वो बहुत अच्छा किया था, जिसके साथ लोग जुड़ते चले गए थे। तो आप क्या लिखोगे, 3 फैक्टर्स में स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और एबल लीडरशिप एंड गाइडेंस ऑफ कौटिल्य, क्लियर। तो इसका आंसर आपका, तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, 3 फैक्टर्स दैट हेल्प्ड द मौर्य एम्पायर बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया आर। फर्स्ट वन क्या है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, सेकंड वन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, और थर्ड वन क्या है, गाइडेंस ऑफ कौटिल्य, क्लियर, गाइडेंस ऑफ कौटिल्य। तो अब इसको अगर मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा,
इसको मैं लिखने लगा तो मैं लिखूंगा, तो यहाँ पर पूरी हेडिंग कौन सी है, एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरी हेडिंग है एबल लीडरशिप एंड गाइडेंस ऑफ कौटिल्य। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है, द मौर्य एम्पायर हैड अ वेरी लार्ज एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट्स एंड चैरियट्स। दिस पावरफुल मिलिट्री हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य conquer large territories and defeat enemies। तो कैसे उनके पास क्या क्या चीज़ें थी जिससे कि उन्होंने बड़ी बड़ी टेरिटरीज को हराया, वो लिखोगे। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि कैसे काम करते थे, कैसे एम्पायर डिवाइड किया गया था अलग अलग राज्यों में, फिर ईच गवर्नड बाय अ रॉयल प्रिंस, द ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प इन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर वास्ट टेरिटरी, एबल लीडरशिप एंड गाइडेंस ऑफ कौटिल्य में चंद्रगुप्त मौर्य वाज गाइडेड बाय द ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट कौटिल्य नाम के इंसान जो थे, चाणक्य जिनको कहते हैं। ही इज़ वेरी क्लेवर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, helped Chandragupta defeat the Nanda dynasty and established a powerful centralized empire, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा एम्पायर बना पाए। ठीक है, ये 3 फैक्टर लिखोगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का और पार्ट देखते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 contributions ऑफ एम्परर अशोक टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। तो ये तो हमने अभी देखा, द 3 वेलफेयर पीपल के लिए क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेस्ट हाउसेज, हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एनिमल्स और स्प्रेड ऑफ धम्मा। ये तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर हमने लिखे थे कंट्रीब्यूशन, ये रहा आपके कंट्रीब्यूशन, स्प्रेड, वॉर, वेलफेयर वर्क्स। और लिखने कितने हैं, 3 लिखने हैं, 2 मैं लिखवा चुका हूँ, यहाँ पर 3 कहा गया है, तो एक और लिख लेते हैं, सेम क्वेश्चन में लिख सकते हो आप। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेस्ट हाउसेज और हॉस्पिटल फॉर पीपल एंड एनिमल्स। देखो ये चीज़ भी मैं लिखवा चुका एक में ही, तो यहाँ वेलफेयर वर्क्स में यही आ जाएगा कि इन्होंने ही प्लांटेड ट्रीज अलोंग रोड्स, डग्स वेल्स एंड ट्रेवलर्स। इसके अलावा अशोका बिल्ट रोड्स, रेस्ट हाउसेज एंड हॉस्पिटल फॉर पीपल। तो कितने सारे पॉइंट्स लिखवा रखे हैं, ये कवर हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 वेज इन विच वेदर फोरकास्ट हेल्प्स पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर में कैसे जो मौसम विभाग पहले ही मौसम की जानकारी दे देते हैं, फोरकास्ट कर देते हैं। फोरकास्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जानकारी पहले ही दे देना। तो वेदर की जो फोरकास्ट डिटेल दे देते हैं वो पहले ही, वो हमें कैसे हेल्प करती है नेचुरल डिजास्टर से बचने के। ठीक है, 3 वेज इन विच वेदर फोरकास्ट हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर होते हैं बाढ़ आ जाना, लैंडस्लाइड हो जाना, है ना, तूफान आ जाना। तो उसमें लोगों की कैसे मदद करता है, अगर पहले से पहले ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, हमें पता चल जाएगा कल तूफान आने वाला है, तो हम जहाँ तूफान आएगा वहाँ की जगह को खाली कर देंगे, तो हमारा नुकसान होने से बच जाएगा। अगर फसल हमने उगाई है तो हम उसके हिसाब से अपनी फसल का ध्यान रखेंगे। और अगर हमारा घर ऐसी जगह है जहाँ पर हमें बाहर निकलना पड़ता है और मान लो बाहर बाढ़ आने वाली है, तो हम कोई भी ऐसा सामान बाहर नहीं रखेंगे जो बाढ़ में डूब सकता है। ठीक है, या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो 3 वेज कौन से हो सकते हैं, अर्ली वार्निंग एंड इवैक्यूएशन, प्रिपरेशन एंड रिलीफ मैनेजमेंट और सेफ्टी ऑफ फिशरमैन और सेलर्स। कोई भी किसी भी चीज़ की सेफ्टी। तो 3 पॉइंट लिखते हैं। आइए पहला पॉइंट लिख लेते हैं, अर्ली वार्निंग्स एंड इवैक्यूएशन। ठीक है, इसमें आप लिख दोगे कि पीपल अबाउट अप्रोचिंग साइक्लोन्स, फ्लड्स और स्टॉर्म्स वेल इन एडवांस, पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। सेकंड वन हो गया आपका प्रिपरेशन एंड रिलीफ मैनेजमेंट। और थर्ड हो गया आपका सेफ्टी ऑफ फिशरमैन एंड सेलर, सेफ्टी ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्कर हु अफेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर, सेफ्टी ऑफ फिशरमैन एंड सेलर्स। क्लियर, ये 3 पॉइंट आप लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 16 कवर। 16 का और पार्ट देखते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 वेदर इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेंशन द वेदर एलिमेंट मेजर्ड बाय ईच। किन्हीं 3 मौसम मापने वाले उपकरणों का वर्णन कीजिए। 3 मौसम मापने वाले इक्विपमेंट कौन से हो सकते हैं, एक आपका है थर्मामीटर, बैरोमीटर और रेन गोज। तो थर्मामीटर टेम्परेचर को नापता है, मेजर हाउ हॉट और कोल्ड द एयर इज इन डिग्रीज सेल्सियस। तो ठीक है, उसके बाद आपको डिस्क्राइब करने हैं उसके वेदर इंस्ट्रूमेंट्स और उसके
क्या उनसे नापा जाता है ये बताना है आपको। तो 3 आप लिखेंगे, एक हो गया थर्मोमीटर, एक हो गया बैरोमीटर और एक हो गया रेन गोज। ये नापता है टेम्परेचर, measures how the pressure, how hot or cold the air is in degrees Celsius। ठीक है। इसके बाद बैरोमीटर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे मेजर द प्रेशर ऑफ द एयर, क्या नापता है? मेजर द प्रेशर ऑफ द एयर अबोव अस, हमारे ऊपर जो भी प्रेशर हवा का लग रहा है वो नापता है। ये हेल्प किस में करता है? हेल्प्स अस प्रिडिक्ट वेदर चेंजेस, वेदर में क्या चेंज आने वाले हैं ये प्रिडिक्ट करने में हमारी मदद करता है। और लास्ट में रेन गेज, रेन गोज बेसिकली क्या होता है? रेनफॉल को नापने के लिए यूज़ होता है कि कितनी बारिश पड़ी। एक ऐसे कंटेनर होता है जिसमें बारिश इकट्ठी की जाती है और देखा जाता है कि कितने सेंटीमीटर, कितने इंच बारिश पड़ी है। तो मेजर्स दी अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मिलीमीटर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मिलीमीटर। क्लियर? तो एडिशनल एक और चीज, अगर आपसे 4 चीजें पूछी जाने लगे तो एक और लिख सकते हो आप, हाइग्रोमीटर जो कि किसको नापता है? ह्यूमिडिटी को। और एक और लिख सकते हो आप एनीमोमीटर जो विंड स्पीड को नापता है। क्लियर? इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो 3 प्रिंसिपल बताने हैं कोई भी डेमोक्रेसी के, आइए बताते हैं। तो बेसिकली इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ब्लू को भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ब्लैक की जगह पिंक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ब्लू कैसा, रेड कैसा लिखता है। तो 3 क्या लिखने हैं हमें? पहले डेमोक्रेसी के 3 मूल सिद्धांत लिखने हैं। क्या लिखने हैं? मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स। 3 प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो 3 क्वेश्चन नंबर 17, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट वन हो जाएगा आपका, देखो डेमोक्रेसी के काफ़ी सारे प्रिंसिपल हो सकते हैं। पहले तो मैं आपको सारे एक्स्ट्रा प्रिंसिपल बता दूं, फिर उसमें उसको बढ़ाकर लिख लेंगे। जैसे रूल ऑफ लॉ, ये लिखना। इक्वालिटी, अगर कुछ याद ना आए तो ये पॉइंट तो याद रखना ही रखना। फ्रीडम, ठीक है। इसके बाद पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्लियर। अब लिखते हैं हम पहला अपना रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में आ गया आपका, इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स आर इक्वल एंड बिफोर द लॉ। ठीक है। नो पर्सन नॉट इवन द गवर्नमेंट इज अबव द लॉ। ठीक है। लॉज आर मेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अप्लाई इक्वली टू एवरीवन। तो ये वाली लाइन भी लिख लोगे आप। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है,
जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखना है आपको, ठीक है, चाहे इस वीडियो को रोक लो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनकर लिखना है। इक्वालिटी एंड फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रीडम में लिखेंगे हम डेमोक्रेसी गिव्स इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम्स टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, आप और मुझे दोनों को सेम अधिकार देती हैं, भले ही रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस। क्लियर? और सिटीजन्स, ये लास्ट लाइन खुद लिखोगे आप, सिटीजन्स वाली, सिटीजन्स हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड बिलीव। स्पीच, एक्सप्रेशन एंड बिलीव लिखो ये। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन। पीपल्स पार्टिसिपेशन में क्या आता है? जैसे डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल। क्लियर? एंड फॉर द पीपल। सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस थ्रू वोटिंग, गवर्नमेंट थ्रू पार्टिसिपेट्स इन गवर्नेंस, ये लिख दूं गवर्नेंस जिससे कि याद रहे, गवर्नेंस थ्रू वोटिंग। अच्छा, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, फीडबैक दिया करो कि आपको कितना समझ में आया, क्या नहीं आया कमेंट्स में, ठीक है। थ्रू वोटिंग इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्लियर? ये हमने अपना आंसर देखा। इसके बाद लास्ट लाइन आप खुद लिखोगे, चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु वर्क फॉर देयर वेलफेयर। ठीक है, हमने क्या लिख लिया, 3 प्रिंसिपल्स लिख लिए डेमोक्रेसी के। इसके बाद और पार्ट देखते हैं, 17th का और पार्ट कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑन एनी 3 पॉइंट्स। कोई भी 3 पॉइंट लिखो एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के। अब देखो एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है। देखो 3 इसको बांटते हैं एक टेबल में, ठीक है। इस टेबल में नाम रखते हैं, यहाँ पर बेसिस किस बेस पर कर रहे हैं, यहाँ पर रखते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की रखते हैं, ठीक है, और लास्ट में रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब बेसिस क्या है, पावर, बेसिस क्या है, पावर ऑफ किंग, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और थर्ड एक एग्जाम्पल दे देंगे हम, ये थोड़ा नीचे लिखते हैं, और एक एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। अब लिखते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की क्या करती है, द किंग हैज कंप्लीट एंड अनलिमिटेड पावर ओवर ऑल मैटर्स। किंग के पास क्या होती है, द किंग, एब्सोल्यूट मोनार्की होती है जिस पे किंग के पास पावर है, राजा का बेटा राजा बनता है, वो वाली मोनार्की, ठीक है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। द किंग हैज कंप्लीट
power and unlimited power over all matters. क्लियर? ओवर ऑल मैटर्स. इसके बाद रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स. कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट नहीं करता किंग को. किंग जो कह देगा वो ही आखिरी डिसीजन होगा. ठीक है, उसका मन करेगा वो फांसी पे लटकाए, उसका मन करेगा वो फूलों पे बैठाए. एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया. लास्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की. द किंग्स पावर इज लिमिटेड. ठीक है, ये पू की किंग है. ये पू की किंग है जब भी पिंक में लिख रहे हैं. तो किंग्स पावर इज लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग किंग चलेगा और लॉज के अकॉर्डिंग किंग चलेगा. किंग नाम का किंग है लेकिन काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगे. अब रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात करें लिमिटेड, यहां से लिखते हैं थोड़ा छोटा करके. पावर इज लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज. यहां पर देखते हैं क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है और रिस्ट्रिक्ट करता है व्हाट द किंग कैन डू. किंग क्या कर सकता है, ये सब चीज कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है. एग्जाम्पल के तौर पर यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, तो ये पूकी वो है यूनाइटेड किंगडम और जापान. क्लियर? ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लो. ओके, क्वेश्चन नंबर डी 17 का और पार्ट कर लिया हमने. ठीक है, इसके बाद सेक्शन डी आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. आपके सामने आपको 18 क्वेश्चन दिया गया है. केस बेस्ड स्टडी है. केस पढ़ते हैं. केस क्या है? एक मौसम केंद्र तापमान. यहाँ तो ज़्यादा ही हिंदी हो गई, कुछ बच्चों को हिंदी समझ में आती है तो आज हिंदी पढ़ लेते हैं. एक मौसम केंद्र तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन की गति तथा वायु दाब का रिकॉर्ड रखता है. मौसम वैज्ञानिक इस जानकारी का उपयोग मौसम पूर्वानुमान तैयार करने के लिए करते हैं. यह पूर्वानुमान किसानों, मछुआरों, पायलटों तथा आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अपनी गतिविधियों की योजना बनाने और खराब मौसम के लिए तैयार रहने में सहायता करता है. तो weather station records temperature, rainfall, humidity, wind speed, and atmospheric pressure. Meteorologists use this information to prepare weather forecasts. These forecasts help farmers, fishermen, pilots, disaster management authorities to plan their activities and remain prepared for extreme weather condition. क्लियर? ये चीज़ें मैं समझाता आ रहा हूँ, वही चीज़ लिखी हुई है. इसके बिहाफ पर पहला क्वेश्चन पूछता है कि वो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी. तो मैं पहले ही बताया था, इसीलिए मैं कहता हूँ पेपर सोल्व करते रहना चाहिए. जितना हम ज़्यादा करते हैं उतना हम ज़्यादा समझते हैं. क्या आंसर? हाइग्रोमीटर. आंसर क्या आ जाएगा आपका? हाइग्रोमीटर. क्लियर? हवा में वाटर वेपर होते हैं. हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मापने का इंस्ट्रूमेंट है. रेन गेज बताया था, रेनफॉल, बैरोमीटर प्रेशर, थर्मोमीटर टेम्परेचर. याद रख लेना. सेकंड 18 का सेकंड देखते हैं क्या कहता है. यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो गया. वेदर फोरकास्ट आर मेनली प्रिपेयर्ड बाय. किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? मौसम विभाग के साइंटिस्ट द्वारा. उनको क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स बेनिफिट्स डायरेक्टली फ्रॉम वेदर फोरकास्ट. कौन से ग्रुप है जिनको वेदर फोरकास्ट का फायदा मिलता है? फार्मर्स को, फिशरमैन्स को, पायलट्स को, ऑल ऑफ दी अबव को. क्लियर? फोर्थ पार्ट है विच वेदर एलिमेंट इज मेजर्ड यूजिंग अ बैरोमीटर. बैरोमीटर का यूज करके कौन सा वेदर का एलिमेंट, बैरोमीटर के द्वारा कौन से मौसमीय तत्व मापा जाता है. तो बैरोमीटर से अभी बताया था आपको क्या नापा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा. क्वेश्चन 19 पर आते हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए. सेम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है. केस क्या कहता है? द मौर्यन एम्पायर was the first large empire to unite a major part of the Indian subcontinent. Chandragupta Maurya established the empire with the guidance of Kautilya. Ashok later expanded the empire and promoted peace, welfare and dhamma through his edicts.
ये चीज़ें हम पहले ही समझाता आ रहा हूँ मैं आपको, वही चीज़ एक पैसेज के फॉर्म में दे दी गई है। इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन पूछता है आपको, हु स्टैब्लिश्ड द मौर्य एम्पायर। यहाँ पर साफ लिखा है हु स्टैब्लिश्ड मेजर पार्ट। मौर्य एम्पायर वाज द फर्स्ट लार्ज एम्पायर टू यूनाइट मेजर पार्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट। चंद्रगुप्त मौर्य स्टैब्लिश्ड द एम्पायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी। क्लियर, चंद्रगुप्त मौर्य, पैसेज में क्लियरली लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य स्टैब्लिश्ड द एम्पायर। 19 का सेकंड पार्ट देखते हैं, हु गाइडेड चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने गाइड किया था, आपको पता होना चाहिए, कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अशोक स्प्रेड्स द मैसेज ऑफ धम्म थ्रू। किसके द्वारा, कोइंस के द्वारा, एडिक्ट्स के द्वारा, टेम्पल्स के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा। तो हमारा कोइन गलत है, कोइन के द्वारा नहीं। टेम्पल्स गलत है, पेंटिंग गलत है। उन्होंने क्या, शिलालेखों के द्वारा जो उन्होंने पिलर्स पर लिखवा दिए थे, तो एडिक्ट्स द्वारा। ठीक है, प्रोमोटेड पीस वेलफेयर धम्म थ्रू हिज एडिक्ट्स। एडिक्ट्स का मतलब होता है शिलालेख, शिलालेख। क्लियर, रॉक एंड पिलर पर इंस्क्रिप्शन, कार्विंग करा दी जाती है। ठीक है, कुरेद कर लिखा जाता है। 19 का 4 देखते हैं, विच क्वालिटी बिकेम एसोसिएटेड विद अशोक आफ्टर द कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर के बाद अशोका के साथ कौन सी क्वालिटी एसोसिएट हो गई थी। एक, एक्सपेंशन थ्रू वॉर्स, वॉर के द्वारा और ज्यादा एक्सपेंशन करो। पीस और वेलफेयर, हैवी टैक्सेशन करो। मिलिट्री डिक्टेटरशिप करो। तो आपको पता है युद्ध के बाद कौन सी क्वालिटी आ गई थी अशोक के अंदर, पीस और वेलफेयर की। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये याद रखना, पेपर में ऐसे ही आएगा, फ्री के नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपको तो सब पता है। मैप बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको काफी सारे नाम दिए गए होंगे, इनमें से 5 के नाम आपको बताने हैं कहाँ पर थे। आइए वो हम देखते हैं अपने तो आपके सारे महाजनपदास आपके सामने। तो बेसिकली ये कोसला है यहाँ पर, कोसला, ये मगधा है यहाँ पर, मगध। आपसे और क्या पूछा गया है, कोसल, मगध पूछा गया, पाटलिपुत्र पूछा गया, तक्षशिला पूछा गया है। देखो पहले नीचे महाजनपद और उसकी कैपिटल भी बताई गई है। तो गंधार की कैपिटल थी, तक्षशिला बोली जाती थी, तक्षशिला। और इसका दूसरा नाम था पुष्कलवती, पुष्का रस। और इम्पोर्टेंट रूलर कौन थे, पुकुसती। तो इस तरह से पूरा लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको इम्पोर्टेंट ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, आपको बस कैपिटल देखनी है। ये रहा आपका तक्षशिला। तो इन मैप्स में देखो, अब आपके सामने मैप भी आ गए हैं। तो अरेबियन सी देखो, पहले ये देखो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, इसमें अरेबियन सी इस तरफ है और गल्फ ऑफ, बेसिकली बे ऑफ बंगाल, ये नाम गलत लिखा है, बे ऑफ बंगाल इस तरफ है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि ये वाले जो यहाँ पर माउंटेन्स है, ग्रीनरी दिख रही है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। क्लियर, हमारा एक चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हमारा कलिंगा, ये रेड लाइन दिख रही है, ये हिस्सा कलिंगा का है। ठीक है, हमारा ये भी कवर हो गया। पीला ले लेते हैं, पीले से कंटिन्यू करते हैं। ये हिस्सा हमारा कलिंगा हो गया, कलिंगा भी हमारा गया। इसके बाद तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला यहाँ पर है। ठीक है, ये पॉइंट तक्षशिला का है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तक्षशिला थी इस पॉइंट पर, और तक्षशिला भी गई। पाटलिपुत्र की बात करें, आज के टाइम पर जो पटना है वही पाटलिपुत्र था। तो ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर पाटलिपुत्र है, बिहार की राजधानी। ठीक है, ये पाटलिपुत्र है। इसके बाद आप अगर बात करो, क्या पूछा गया हमसे, पाटलिपुत्र गया, मगध और गंगा रिवर। गंगा रिवर आपको दिख रही है, ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल में कूदी। और ये इसके अलावा क्या बताना है हमें, बताना है मगध एम्पायर। मगध एम्पायर, ये आपका पूरा मगध एम्पायर था। ठीक है, और इसका एक्सपेंशन बाद में हुआ था। तो ये मगध एम्पायर में कहाँ से, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का हिस्सा आता था, बिहार का हिस्सा आता था। ठीक है, और बहुत पार्ट इसका मध्य प्रदेश का भी आता था। तो ये यहाँ पर आपका मगध एम्पायर था। ठीक है, ये क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि
पेपर अभी हमने सोल्व किया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पार्ट को मत छोड़ा करो क्लास के, ठीक है। ये क्या है, रिवीजन का टाइम है। अब पूरा पेपर में हमने क्या क्या किया वो देखते हैं। देखो, हमने क्विक रिवीजन करते हैं। हमने किन चीज़ों के बारे में बात की? हमने हिमालयाज़ के बारे में बात की, ठीक है। इसके बाद हमने बात की रेन गॉज के बारे में बात की, मगध के बारे में बात की। कुछ भी जो रैंडम दिमाग में आ रहा है वो लिख रहे हैं। अब आपके दिमाग में इनको सुनकर क्या आ रहा है वो आपको इसके सामने लिखना है, और मैं आपको बताऊंगा अभी कि इनसे आपने पाटलिपुत्र के बारे में बात की, ठीक है, मोनार्की, कुछ भी शब्द लिख रहे हैं जिससे कि हमारे दिमाग में एक फीड हो जाए कि इस पेपर में क्या क्या वर्ड्स आएंगे सामने और हमें डरना नहीं है। वेस्टर्न घाट्स, वाटर वेपर इन एयर, अशोक। अब क्या कौन क्या है, बस एक रिवीजन ये मारेंगे, ठीक है। इसके बाद हाइग्रोमीटर, ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट, इसके बाद मेट्रोलॉजिस्ट के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे रिलेटेड जो भी चीज आएगी वो सामने लिख देना है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद कौटिल्य, ठीक है, एडिक्ट्स, पीस एंड वेलफेयर। तो ये कुछ मैंने शब्द लिखे हैं जो हमारा टेस्ट लेंगे कि भाई हमने इनके बारे में क्या पढ़ा है। देखो, हमने क्या पढ़ा हिमालय के बारे में, वाटर टावर, ठीक है, वाटर टावर ऑफ एशिया, ग्लेशियर्स निकलते हैं, सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे। रेन गोज क्या है? रेन गोज रेनफॉल मापने का एक इक्विपमेंट है। मगध क्या था? मगध 16 महाजनपदों में से एक था जो कि 600 BC के टाइम पर थे, ठीक है। इसके बाद पाटलिपुत्र क्या है? गंगा किनारे एक शहर बसा था जहाँ पर ट्रेड सेंटर हुआ करता था। मोनार्की क्या होती है? आपको पता है, इनहेरिटेड पावर होती है, जो राजा का बेटा राजा बनता है। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर है? आपको पता है, वेस्टर्न साइड है इंडिया के, हाईएस्ट रेनफॉल होता है यहाँ पर, और इसको ओरोग्राफिक बोलते हैं। वाटर वेपर इन एयर क्या होती है? ह्यूमिडिटी को डिफाइन करता है। अशोक कौन थे? एडिक्ट्स और धम्मा को प्रचार प्रसार करने वाले लोग थे, वो राजा थे। हाइग्रोमीटर क्या है? ह्यूमिडिटी को नापता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या है? ह्यूमिडिटी को नापता है, ऐसा इक्विपमेंट है। मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो साइंटिस्ट होते हैं जो मौसम विभाग में होते हैं, मौसम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और वेदर फोरकास्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर नापता है। एटमॉस्फेरिक को नापता कौन है? बैरोमीटर याद आता है हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे आपके फाउंडेड एम्पायर थे, जिन्होंने पूरा मौर्यन एम्पायर को वो किया था, बेसिकली फाउंडर थे उसके। कौटिल्य कौन थे? इनके एडवाइज़र, चाणक्य थे, एक तरह से एडवाइज़र थे इनके, ठीक है। और एडिक्ट्स क्या है? शिलालेख थे। पीस एंड वेलफेयर किसने किया था? कलिंग वॉर के बाद अशोक ने किया था, ठीक है। इस तरह से आपने अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया। आई होप आपको सब बढ़िया लगा होगा। वेलकम, कमेंट्स में आपका वेलकम करता हूँ कि आप अपना फीडबैक दोगे। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और वीडियो को सही लगे तो लाइक कर देना, वरना तो मुझे पता ही है तुम करते नहीं हो। बाकी मैं तुमसे लॉयल हूँ, तुम मुझसे लॉयल हो कि नहीं वो सब्सक्राइब करके बताना। नए बच्चों का स्वागत है, और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।